तो सीएम मनोहर लाल प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। आज जिस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने का मन हुआ है वो ये है कि हमारा एक पिछले 6 वर्ष का अनुभव ये है, कुछ नए नए विषय और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बातें करने का एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। कुछ अभ्यास ऐसा बन गया शुरू में कि कुछ चीज़ें हमने ठीक करनी है। पुराने ढर्रे पर जो चीज़ें चल रही हैं उससे कोई समाज के विभिन्न वर्गों का भला नहीं हो रहा। तो हमने पिछले 6 वर्षों में लगातार नए नए प्रयोग किए और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि उसमें से अधिकांश इतने सफल गए हैं कि जनता ने उनको सराहा है। कई बार तो अनिश्चितता होती है ना, जो अनिश्चितता होती है उसमें लोगों को थोड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो उसके पीछे जिसका दिमाग चलता है, जो उसको फॉर्मेशन में लाता है, उसका अपना एक विश्वास होता है। हमारा विश्वास है, चाहे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो और चाहे हम प्रदेश में काम करते हैं, जितने नए काम किए उसमें सब में हमको लाभ मिला। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान था, चाहे गुड गवर्नेंस के नाते से हमने नए नए प्रयोग किए, और चाहे आज भी हम कर रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। अभी हम परिवार पहचान पत्र की नए विषय को लेकर के आ रहे हैं। हम पारदर्शिता के नाते से नौकरियों का हमने मेरिट के ऊपर किया। ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लेकर के आए जो समाज जीवन को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। केंद्र सरकार जीएसटी लेकर के आई, नोटबंदी की, उसका भी कुछ आलोचना होती रही होगी भले ही, लेकिन काला धन उसमें से काफ़ी बाहर निकल करके आया। इसी प्रकार जो भी नए प्रयोग किए उन सब का लाभ हमको हुआ है। अब एक विषय जिसकी चर्चा मैं करूँगा वो है किसानों की फसल और किसानों का व्यवहार, उनकी आय को बढ़ाना। इसके लिए नए नए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, नए ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं। उसमें 2 ऑर्डिनेंस की बहुत बड़ी चर्चा अब सारे देश भर में है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। ये किसान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, किसान के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान का जिस प्रकार का आज लेवल है हमारा, उसको बहकाने के लिए कुछ लोग बहका देते हैं, तो बहकावे में शुरू में थोड़ी देर को आ ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लाभ मिलता है तब उनको लगता है कि ये तो चीज़ ही कुछ और थी। जैसे इस बार कोविड में मंडियों का हमने इस प्रकार से एक खरीद केंद्रों की जो संख्या बढ़ाई। गेहूं के 450 खरीद केंद्र थे, हमने 1800 किए। सरसों के 100 के लगभग थे तो हमने 250 किए। पेमेंट सीधी किसान के खाते में कैसे जाए, थोड़ा आड़तियों के साथ बातचीत भी करनी पड़ी, कुछ उनकी नाराज़गी भी उठानी पड़ी, बैंकों से बात करनी पड़ी। थोड़ा पेमेंट में जहाँ 3 दिन में 4 दिन में मिल जानी चाहिए पेमेंट, उसमें 10-10 12-12 दिन भी लगे, क्योंकि पहली बार का प्रोसेस था। उन सब अड़चनों को दूर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफ़र सब हो रहे थे। लेकिन आज किसान प्रसन्न है कि कभी उसने लाखों रुपया फसल बिकते ही अपने खाते में नहीं देखे थे। जो कुछ जाता था वो आड़ती के खाते में जाता था, उसको ये नहीं पता होता था मैंने कितने पैसे पहले के देने हैं, कितने मेरे कट जाएंगे, कितना उसके ऊपर ब्याज कट जाएगा, और कितना आगे के लिए भी मेरा पैसा वहाँ रख लिया जाएगा, भी आगे तुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे लेते रहना। दिखाया तो ये जाता था ये सब किसान की मर्जी से, लेकिन हमको पता है कि वो किसान की मर्जी से नहीं होता था, उसका तो एक दबाव होता था। उसमें से बहुत बड़ा एक जो अंश है उसके उत्पाद का, वो उसमें निकल जाता था। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020,
इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं कि किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार, वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस ज़मीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा। लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है। कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है। और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं, तो किसानों का समूह बना करके, एफपीओ बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे, और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो एमएसपी या इससे ऊपर होंगे, एमएसपी जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के एमएसपी लागू किए हुए हैं, उस एमएसपी पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है, और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज़ बेची जाएगी। अब किसान कहीं भी बेच सकता है, वो अंतर्राज्यीय बाजार में बेच सकता है, वो अपने प्रदेश में बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी उसके ऊपर ये बंधन भी अब खत्म हो गए हैं। तो अगर उसको लाभ ज़्यादा मिलता है एमएसपी से भी, तो अपने घर बैठे कहीं भी बेच सकता है। और चूंकि अब अलग अलग प्रदेश में फसलें अलग अलग प्रकार से होती हैं, कोई फसल कहीं बहुलता हो गई तो वहाँ बहुलता वाले प्रदेश के अंदर तो खरीदार मिलते नहीं, घाटे में चीज़ चली जाएगी। कभी हमने एमएसपी में मानो लेट शुरू कर दिया खरीदना, तो उसके पहले, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि केवल उसी मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में लिमिटेड आड़ती होंगे, लिमिटेड खरीदार होंगे, उसकी फसल उस समय तक नहीं बिकती जब तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। अब वो बाहर जो है किसी भी जगह का व्यापारी उसकी चीज़ सारे देश भर का वो खरीद सकता है। ई नैम मार्केटिंग जो व्यवस्था की है, सब मार्केट्स को, मंडियों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। मंडियां तो आपस में ई नैम के माध्यम से करेंगी,
लेकिन उसके बाहर भी एग्रीमेंट अपने आप भी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार से कर सकता है। ये इसका मुख्य रूप से ई नैम, ई क्या है, नैम से क्या बनता है, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और इसमें एक जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं। पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर यह था कि कोई व्यापारी इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। अब उसको भी छूट दी जा रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होर्डिंग वाले को फायदा होगा तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएं वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपए में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियां बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं, और कृषि से संबंधित क्या क्या चीज़ें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौशल जी? इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रोच भी होगी सर, अप्रोच रोड्स, मंडी भी होगी। मंडियाँ तो जैसे पहले हैं बनी हुई, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा। उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता था कि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की और आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरानों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण, इसके नाम से यह अध्यादेश। अब आपके माध्यम से इसलिए आज कहने की आवश्यकता पड़ रही है, कुछ लोगों ने थोड़ा अग्रेसिवनेस दिखाई हुई है, खास करके हरियाणा पंजाब में, कि नहीं इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। तो अगर हम किसान के इंटरेस्ट में ये बातें हैं, ये किसान को पता लगती हैं, तो किसान को लगेगा एक अच्छी नई चीज़ हमारे लिए आई है। और उस विरोध के कारण से अगर कहीं इस अध्यादेश की खिलाफत होती है तो नुकसान किसान का होगा, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा। बाकी सिस्टम तो अपने सब चल ही रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान में जो एग्रीमेंट होंगे उसके अंदर कहीं भी उसकी जो जमीन है उसके लिए उसका विक्रय या पट्टा या गिरवी, क्योंकि उनके एग्रीमेंट पैसे के लेन देन के भी होंगे कि हमारे लिए 20 एकड़ आप लोग इस फसल की बुआई करो, कोई एक एग्रीमेंट कर सकता है। व्यापारी या जो फूड प्रोसेसिंग का आदमी, उसको टमाटर चाहिए तो 50 एकड़ टमाटर बिकवाने के लिए हो सकता है, उसको एडवांस करें। तो एडवांस अगर करेगा तो उस एडवांस में उसकी जमीन का पट्टा, गिरवी, बिक्री ये नहीं कर सकेगा। केवल जो उसका प्रोड्यूस होना है उस प्रोड्यूस के बदले में वो उसको एडवांस करेगा, और जो उसका प्रोड्यूस बिकेगा उसमें से एडवांस काट करके बाकी पेमेंट उसके अकाउंट में जाएगी। और इसमें आड़ती भी यदि इस प्रोसेस में आकर के एक व्यापारी के नाते जो एग्रीमेंट फूड प्रोसेसिंग के नाते से करना है, वो भी खरीदार बन करके एग्रीमेंट कर सकता है। और खरीदार बन करके कैसे करेगा, तो जिस भाव में करेगा एग्रीमेंट उस भाव से उसका सामान लेगा और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से उनके पैसे का लेन देन होगा। वो उसकी फसल का खरीदार बन करके उठा के अपना स्टोर करेगा। यानी कमीशंस और आड़त और एक प्रकार का ये जो किसान के ऊपर पड़ने वाला बोझ, ये कम हो जाएगा। इसमें एक विषय ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकार को या मार्केटिंग बोर्ड को मिलने वाला रेवेन्यू वो भी प्रभावित होगा हमारा। मंडियों से बाहर जो बिक जाएगा, जो एग्रीमेंट हो जाएंगे, उस पर हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। मंडी के अंदर अगर आके कोई बिकेगा और कोई खरीदेगा, उस पर वो फीस अभी चालू रहेगी।
तो निश्चित रूप से कुछ हिस्सा तो बाहर जाएगा ही, जिसका एमएसपी से ऊपर रेट बाहर मिल जाएगा वो बाहर जाएगा। जो रेट एमएसपी से ऊपर बाहर नहीं मिलेगा वो मंडी में आके बेचेगा, तो मंडी में वो जो रेवेन्यू है वो एज इट इज बचा रहेगा। ऑनलाइन की बात मैंने कह दी, सब सर्टिफिकेशन की बात हो गई। किसान को जो बड़ा लाभ होने वाला है, आज वो परंपरागत फसलों के उसमें ही लगा हुआ है कि जैसे हरियाणा में एक निश्चित फसलें हैं, धान बोना है, अब जीरी लगानी है, अब गन्ना है या कपास है, एक 5-6 फसलें ट्रेडिशनल फसलें हैं। लेकिन मांग के हिसाब से अगर हमारी जमीन उन फसलों का उत्पादन कर सकती है जिस फसल का सारे देश भर में जरूरत है, तो सामने खरीदार के साथ एग्रीमेंट करते हुए उन फसलों पर जाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन की जो चॉइस है वो किसान को ज्यादा हो जाएगी। और डाइवर्सिफिकेशन तभी करेगा किसान जिस फसल के लिए उसको कीमत ज्यादा मिलेगी। किसान की फसल कौन सी ज्यादा होगी, ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट और इन सारे विषयों से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग या हमारा जो कृषि विभाग में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जिम्मे ये रहेगा कि किसान का जो सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसकी भूमि की जो उपयोगिता है उसके हिसाब से फसलें उसको बताई जाएंगी। तुम्हारे इस जमीन में ये फसलें हो सकती हैं, क्योंकि आज किसान को उन चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है। अब हम सबको सॉइल हेल्थ कार्ड ये देने जा रहे हैं। अभी तक 2.5 एकड़ के एक पैच का, यानी 1 हेक्टेयर के पैच का एक सॉइल हेल्थ कार्ड का नमूना 3 साल के लिए लिया जाता है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी सोच रही है कि उसको 1 एकड़ कर दिया जाए, अर्थात और उसका छोटा एरिया करके उसके पैच लेकर के और सर्टिफिकेशन उसकी की जाए। और ये सर्टिफिकेशन, ये जो उसका पैरामीटर्स क्या हैं उसके जमीन के, इसको अब हम उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करने वाले हैं। जैसा हम हर एक जमीन, पूरी जमीन का, हर एक एरिया का डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड ये कर रहे हैं, और उसमें हर एक एकड़ के सामने लिखा होगा कि इसकी सॉइल की क्वालिटी ये है। इसके लिए लैब्स जो खोलने जा रहे हैं हम, लैब्स कुछ खुली हुई लेकिन अभी बहुत कम है। इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स की केमिकल लैब्स, केमिस्ट्री के लैब्स हैं, कॉलेजेस एंड स्कूल्स, उनके अंदर ये प्रावधान कर रहे हैं कि एक सॉइल लैब टेस्टिंग के लिए वहां के इक्विपमेंट रखा जाए, बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए, और हर एक किसान को वहीं अपने गांव में आसपास जहाँ कॉलेज स्कूल है वहाँ उसकी लैब टेस्टिंग के माध्यम से जमीन की क्वालिटी पता लग जाए। उसका एक सर्टिफिकेशन कॉलेज भी दे सकेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग। तो बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट कर सकता है ऐसा नहीं है। निश्चित से पैरामीटर है, जमीन में कुछ वो उसको पानी डाल करके कुछ घोल डाले जाते हैं, उस घोल के हिसाब से पता लग जाता कौन सा एलिमेंट कितना है, तो उसकी क्वालिटी तय हो जाती है। तो हम स्कूल कॉलेजेस को भी इसमें, बल्कि जैसे अर्न वाइल यू लर्न, ये जो एक हमने दिया हुआ एक स्लोगन, उसको भी इससे जोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी आमदन स्टूडेंट की बन जाए। अर्न वाइल यू लर्न, तो हमारे यहाँ 70 लाख एकड़ जमीन है, तो 70 लाख एकड़ 3 साल में एक बार उसका सर्टिफिकेशन करना ही करना होता है। तो ऑन एवरेज 23-24 लाख एकड़ हर साल करनी पड़ेगी, ताकि 70 लाख हर तीसरे साल उसका दोबारा से। अब चूंकि कुछ ये टेक्निकल सी बातें हैं, हर एक किसान को इतना जल्दी आसानी से शायद समझाने में हमको कठिनाई आएगी। तो एक बड़ी योजना, इसका मैंने पिछली बार किसी एक वेबिनार में या आपके सामने जिक्र किया था, उसका जिक्र फिर कर देता हूँ। बहुत जल्दी उसको प्रैक्टिकल करेंगे, उसका मतलब प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे उस योजना को। वो है किसान मित्र योजना। 17 लाख किसान हैं हमारे हरियाणा में, इतना ही ना जी सर। 100 किसान के ऊपर एक मित्र, किसान मित्र, इसकी नियुक्ति हम करेंगे, बताया था मैंने।
तो वो जो किसान मित्र होंगे वो पढ़े लिखे किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं, साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, या कुछ वॉलंटियर्स जो इन कामों को करने के लिए आगे आएंगे। किसान छोटा भी हो सकता है लेकिन फिर भी उसकी समझदारी इतनी है कि वो आगे आ सकता है, पढ़ा लिखा किसान है। तो ऐसे 17,000 लोगों को लाएंगे जो हर 100 किसानों का वॉलंटरली उनकी सहायता करेगा। किसान मित्र माने कोई उनको हम अलग से एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऐसा नहीं है, लेकिन वो वॉलंटरली किसानों को संभालेगा। कई जो विषय हैं जिसके ऊपर काम करेगा, एक तो हर एक किसान की फसल के नाते क्या बोना क्या नहीं बोना उसका सहायता सहयोग करेगा, उसको सलाह देगा। दूसरा उसका जो उसकी जो आमदन है, उसकी इनकम है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो देखेगा। उसकी लागत कितनी आती है, कैसे कम हो सकती है, और इस हिसाब से जब ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा तो इसके बाद उसकी आमदन कैसे बढ़ सकती है। तो ये जब 17,000 लोगों की भी ट्रेनिंग हम करेंगे, उसके लिए थोड़े ट्रेनर चाहिए, लेकिन 17,000 लोग आगे फिर 100 लोगों के साथ बड़ा संबंध रख करके उनको एजुकेट करेंगे। तो इस प्रकार से एक ये योजना भी हम लेकर आ रहे हैं। एक दूसरा एक्ट है जो ऑर्डिनेंस आएगा, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अध्यादेश। पहले मंडियों वाला है, ये मंडियों वाला है, ये तो पहले बताया। और जो पहले वाला है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, यानी उसमें तो यह है कि फार्मिंग के लिए जिन्होंने उसकी बेच खरीद करनी है पहले से एग्रीमेंट कर लेंगे, एक प्रकार से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये मंडियों का है, दोनों ही, हालांकि मैंने चर्चा पहले कर दी है। मंडियों में वो लोग यानी स्वतंत्रता होगी, कहीं भी जाकर के बेच सकते हैं, जहां उसको सही अपना दाम मिलेगा वो मिलेगा। और इसके लिए जो कृषि उत्पादों का जो व्यापार है उसमें लाइसेंसिंग अब बहुत कम कर दी जाएगी। इसके लिए भंडारण, प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, इसमें निवेश करने वाले जो लोग हैं वो आगे आएंगे। सरकार भी इसमें निवेश करेगी, जैसे मैंने वो बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें रखा है। ऐसा वो तो सारी योजनाएं जब हम बनाएंगे और हमारे से डिमांड मांगेंगे तो उस डिमांड के हिसाब से सैंक्शन मिलेगी। अभी तो सारी चीज़ ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग में सारे देश भर के लिए इतना रखा गया है, वो हर एक आइटम के लिए है। कितने हमने, जैसे मानो हमने साइलोज बनाने हैं, तो अभी तो हमारे एक साइलो है अडानी का, कैथल जिले में है, लेकिन अभी हमने आगे कितने साइलोज की योजना सोची है? 3-4 तो बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, लेकिन टोटल भी एक प्लानिंग हमने कुछ बनाई थी। 14 थे शायद। 14 जगह साइलोज, 3-4 तो बनने शुरू हो गए हैं, उसके लिए जमीन ढूंढ रहे हैं कि 14 जगह साइलोज। अब जब साइलोज बनेंगे तो किसान को छूट होगी, सीधा साइलो में ले जाए और वहीं उसकी सारी प्रोसेस, साइलो में तो सब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, कोई उसमें भरत नहीं करना पड़ता, कोई ऑटोमेटिक तुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, बाद में साइलो में चला जाता है ओपन, और साइलो से ही निकल करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक विषय और इसके साथ मैंने जोड़ना है कि जब ये भंडारण में लोग भंडार कर सकते हैं, और एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में जो मैंने बताया कि उसमें थोड़ा छूट मिलने वाली कि कितना ही भंडारण करो, इसमें आम आदमी के दिमाग में लोग डालना शुरू करेंगे कि इससे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसमें उनको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उनका जो पीडीएस का सिस्टम है, जो राशन वितरण है, वो जो सरकार की ओर से चल रहा है वो निश्चित चल रहा है। वो किसी भाव कोई चीज़ बाहर हो जाएगी मार्केट में, उसका उस पर असर नहीं पड़ने वाला। वो तो जो पीडीएस के माध्यम से उसको निश्चित राशन निश्चित कीमत पर मिलता ही रहेगा। अगर कोई गैप आएगा तो वो सरकार के ऊपर जाएगा। ये तो उसके अतिरिक्त सरकारी जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके अतिरिक्त बाहर जो चीज़ें बिकनी हैं उसमें अगर अच्छी कीमत मिल सकती है, क्योंकि अंतर बहुत होता है। सामान्य मानो अनाज है वो 20 रुपये किलो है, 2,000 रुपया क्विंटल है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट बन करके और आगे जो उसको रिफॉर्म करके बेचते हैं वो 10,000 रुपया क्विंटल की चीज़ें बन जाती हैं। वो जो आगे उसकी
वैल्यू एडिशन है, उस वैल्यू एडिशन का हिस्सा किसान को मिल जाए, इसके लिए उसका प्रयत्न किया जा रहा है। कौन कौन इसका व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसमें लिखा कोई भी पैन खाताधारी व्यापारी कृषि उत्पादों का व्यवसाय कर सकते हैं। एफपीओ, कृषि सहकारी समितियां, किसानों के समूह भी बिना पैन कार्ड के व्यापार कर पाएंगे। कृषि उत्पादों के व्यवसाय पर कोई मंडी शुल्क अथवा उपकर देय नहीं होगा। वही सब बातें बार बार इसमें मोटे रूप से आज के ये 2 ऑर्डिनेंस, इसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी थी। और मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से ये अपील भी करूंगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए। बहकाने में कुछ वेस्टेड ग्रुप होते हैं जो ऐसे बहकावे की बातें शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारा हर प्रयोग किसी के हित में, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या किसी समूह के हित में करने के बजाय आम जनता के हित में करने का ज़्यादा रहता है। किसान को हम आम जनता इसलिए मानते हैं कि 70% जो जनता का जुड़ाव है वो किसानी से है, तो इसलिए ज़्यादा बड़े वर्ग के सहयोग के लिए, सहायता के लिए ये हम करते हैं। एक जानकारी और जो देनी है वो ये है कि एक योजना पिछले दिनों में हमने चलाई थी, मेरा पानी मेरी विरासत। उस समय सबको एक उत्सुकता थी। हमने उसके लिए टारगेट तय किया था 1 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर इस बार हम धान न बोएं, ऐसी किसानों से अपील की थी। उसका डे टू डे रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, अब हालांकि बड़ा एक स्थायी स्थिर आगे हो गया है, अब आगे नहीं बढ़ने वाला। आज की डेट में 1,18,128 हेक्टेयर, यानी 1 लाख से 18,000 हेक्टेयर ऊपर हम चले गए हैं। हो सकता है इसमें 10-5,000 हेक्टेयर बाद में लोगों ने मन बदल लिया हो, या हमारे वेरिफिकेशन में कम हो जाए, क्योंकि हम ये वही आंकड़ा दे रहे हैं जहां धान ना बो करके दूसरी चीज़ें बोई जाएंगी। अब दूसरी चीज़ें क्या बोई जाएंगी ये तो 1,18,000 ने बता दिया, लेकिन इस सारे पर धान था कि नहीं था पिछली बार, सबने ठीक ही यानी रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर भी उसकी वेरिफिकेशन करने का काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है। हमारी कितने हेक्टेयर की हो गई वेरिफिकेशन? अभी 50,000 की हो गई है, लेकिन उसमें समय लगेगा सर, हाँ। क्योंकि अभी मक्के की बिजाई हो रही है, दूसरी की नहीं, अभी हमारी 20,000 हेक्टेयर की तो वेरिफिकेशन हो गई है, तो बहुत जल्दी 1,18,000 की 10-15 दिन में हो जाएगी। रेगुलर उस पर सर्वे करके और उसमें जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है पिछली बार का और मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसके माध्यम से उसको वेरीफाई करके उसको आगे बढ़ाएंगे। कहीं कोई गलत ढंग से आगे ना बढ़ जाए, बस इतना ही उसमें सावधानियां हमने बरतनी है। रजिस्ट्रेशन तो लक्ष्य से ज़्यादा है। किसानों के हित में जैसे बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं, उसके अंदर पिछली बार मैंने किसानों के विषय को ही लेकर के इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस समय भी सारे विषय आ गए थे। फिर भी अभी जो ट्यूबवेल्स का काम है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्षा के पहले जो हमने कोई लगभग 13-14 हज़ार ट्यूबवेल्स के कनेक्शन दे दिए हैं सारे हरियाणा में, और अभी 10 हॉर्स पावर से नीचे के जो ट्यूबवेल कनेक्शन उनको अपने आप मोटर खरीदने के लिए कह दिया है, ताकि उन्होंने अगर पैसे जमा भी कराए होंगे तो उनको इंटरेस्ट समेत वापस कर देंगे।